निकल जाते हैं और इन पर कैसे कड़ा कानून हमारा फायदा पहुंचा पा रहा है हमें या नहीं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कानून के जरिए हम साइबर सुरक्षा आप सबको प्रदान कर सकते हैं। रविशंकर जी का जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, जो सवाल उन्होंने पूछा, क्या कहना चाहेंगे आप? हाल में ही इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें या तो लोग छुपकर किसकी क्लिपिंग बना लेते हैं या क्लिपिंग कंसेंट से बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। रिसेंटली जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजंस आए हैं उसके अंदर इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है कि पहले तो आप किसी की क्लिप बना ही नहीं सकते जी। अगर आप क्लिप बनाते हैं तो इट इज ए cognizable offense, non-bailable offense. So they can register a FIR under section 354B of the IPC. This is the recent provision. इसके अलावा ये भी प्रोविजन है कि अगर आपने किसी से कंसेंट से क्लिपिंग बना भी ली, doing some sexual act or sexual assault, you cannot publish it. That is also a criminal offense. That is under section 354C. So in both the cases they can lodge the FIR. And जिस व्यक्ति ने क्लिप बनाई या जिस व्यक्ति ने उस सेक्सुअल एक्ट में पार्ट प्ले किया जी और क्लिप भी बनाई, उसके लिए एग्रीवेटेड पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। क्या पनिशमेंट हो सकती है ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे अपराधियों के लिए मिश्रा जी? अब लॉ के प्रावधान में जो पनिशमेंट है, आई थिंक 3 to 5 years की पनिशमेंट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कितनी पनिशमेंट है। और गुरप्रीत जी, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है? दिस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस जी। तो आप संतुष्ट हैं कि अगर एक अपराधी ने ऐसा इतना बड़ा जुर्म किया कि एक औरत की बिल्कुल इज्जत पे उसने पानी फेर दिया, तो फिर और वो बच निकला नॉन बेलेबल ऑफेंस के उस करते, या फिर उसे 3 से 5 साल की सजा हुई, तो ये क्या आप मानते हैं ये संतुष्ट है, ये संतोषजनक है? बिफोर कमिंग टू दैट, उससे पहले उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लॉट ऑफ थिंग्स गोज बैक टू ट्रायल। अगर ट्रायल के अंदर एविडेंस प्रॉपर नहीं आता तो जो कन्विक्शन है वो एक्विटल के अंदर बदल जाती है। पोक्सो एक्ट में ये भी प्रोवाइडेड है कि अगर वो ऑफेंस एक चाइल्ड के साथ कमिट हुआ, देन द पनिशमेंट इज मोर देन 8 years। बिल्कुल। एंड इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और ए पर्सन इन हुज कस्टडी द पर्सन इज, देन द पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी, चलिए निजारा राभा जुड़ रही है हमारे साथ असम से। क्या पूछना चाहते हैं आप? या हेलो जी निजारा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? रिसेंटली आई हैव डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर नेम्ड TeamViewer जी। तो मैंने TeamViewer डाउनलोड करने के बाद मेरा जीमेल का अकाउंट और फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, बट बाय द टाइम आई गॉट माय बैक माय ऑल द अकाउंट्स मैंने क्वेरी करके। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि TeamViewer जैसे ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसको हमें को काम करना पड़ता है जी जी। तो ये कहाँ तक सेफ है कि हम अपने कंप्यूटर में, अपने पर्सनल लैपटॉप में TeamViewer को रख सकते हैं? जी नीरज जी, कैसे ये पता चले अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहती हूँ तो ये सॉफ्टवेयर सेफ है मेरे कंप्यूटर के लिए कि नहीं है, तो ये कैसे जाना जा सकता है? पहली बात ये है कि जो सॉफ्टवेयर है इट शुड बी परचेज्ड फ्रॉम ए जेन्युइन कंपनी और जेन्युइन वेबसाइट जी। जितने भी सॉफ्टवेयर नेट पे आपको फ्री पे अवेलेबल हैं या उन वेबसाइट से हैं विच आर नॉट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट, उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर स्पाईवेयर एम्बेडेड होता है। जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करोगे, स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी आप काम करेंगे उसके स्क्रीनशॉट लेके वो स्पाईवेयर वाली कंपनी को या हैकर को भेजता रहेगा और आपका सारा डाटा इंक्लूडिंग पासवर्ड वुड बी स्टॉलन। सो द एप्रोप्रिएट स्टेप इज कि हमेशा जो सॉफ्टवेयर आप बाय करें दैट शुड बी फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड सोर्स, दैट इज द ओनली रेमेडी। इन एडिशन टू दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके जो प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म्स ऑफ यूज हैं उसको जरूर पढ़ें कि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या फाइल्स छोड़ेगा और क्या डाटा आपसे कलेक्ट करेगा। जो हम टर्म्स एंड कंडीशन गुरप्रीत जी पढ़ते नहीं है और उस पर एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ नेक्स्ट स्टेप पर आगे आ जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमें सब पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है वो पढ़ना। आपको उससे ये पता लगता है कि वो जो वेबसाइट है आपसे क्या डाटा कलेक्ट कर रही है, क्या आपकी रेमेडी है, इन केस देयर इज अ ब्रीच आपको किसको कांटेक्ट करना है। ये सारे प्रोविजंस जो हैं आपको टर्म्स ऑफ कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी से ही पता लगते हैं। बिल्कुल। कनिका जुड़ रही है दिल्ली से। कनिका जी, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मेरा फेसबुक पे अकाउंट है और मेरा एक कॉलेज में था, वो सीनियर था मुझसे जी। बट वो अभी मुझे, जैसे मैं घर पे वापस आ चुकी हूँ अपने दिल्ली में, तो मतलब मुझे वो काफी वल्गर मैसेजेस भेज रहा है, काफी सारी फोटोग्राफ्स मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरे रिलेटिव्स के फेसबुक टाइमलाइंस पे उन पे पोस्ट कर रहा है वो जी। और उसके खिलाफ मतलब एफआईआर भी करी है, बट वहाँ पे कोई मतलब मुझे करीबन एफआईआर लॉन्च करे भी करीबन 1-1.5 महीना हो गया है, बट अभी तक भी कोई रेलिवेंट एक्शन लिया ही नहीं गया उसके खिलाफ। कनिका जी क्या मतलब इसका हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। कनिका जी पहले तो आप ये बताएं कि क्या आपने उस व्यक्ति को अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है? मैंने उसको सबसे पहले अकाउंट से ब्लॉक करा, तो उसने अपनी 2 फेसबुक पे फेक आईडी और बनाई और उसके थ्रू वो मुझे मैसेजेस करता रहता है और मतलब काफी ज्यादा चीप मैसेज करता है वो मुझे, बहुत ज्यादा गालियां भी देता है इवन दो। जी कनिका जी, नीरज जी क्या कहना चाहते हैं आप? अगर एफआईआर नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, अभी जो नया क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आया है उसमें अगर इन केसेस में पुलिस एफआईआर नहीं करती तो पुलिस ऑफिसर इज लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर 1 ईयर। तो सेक्शन 354A में ये कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं एंड इट इज ए मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर द एफआईआर एंड इट इज ए नाउ हैव बीन मेड एज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें सजा 3 से 5 साल है और अगर पुलिस ऑफिसर उस मुकदमे को दर्ज नहीं करता तो पुलिस ऑफिसर के लिए सजा वो 1 साल है और इनको कंप्लेंट लॉन्च करने थाने भी नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू कम एट देयर रेजिडेंस टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट एंड टू कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट एविडेंस। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिंस द केस इज ऑफ डिजिटल एविडेंस, फर्स्ट शी शुड डाउनलोड दैट प्रोफाइल बिकॉज वो प्रोफाइल और वो डिजिटल एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड पर्सन। जी, बट आई थिंक नाउ शी डिड नॉट नीड टू बॉदर, शी कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 354A एंड पुलिस विल प्रोसीड। जी मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी और बच्चों की सुरक्षा के बारे में पूछना चाहूंगी। आजकल एक स्टडी आई है जिसमें 2017 तक देश के 13 करोड़ बच्चों की पहुंच में होगा इंटरनेट, मतलब 13 करोड़ बच्चों की पहुंच में होगा। और क्या हमारा भारत बच्चों को कानूनी साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है? देखिए, एक्सेस टू इंटरनेट कानून बाद में, सोशल इशू ज्यादा बड़ा है। आप एक्सेस कर इंटरनेट को खुद करते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करता है इंटरनेट को एक्सेस करने की, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जी, बच्चों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, एक वांट रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें, देखें। उस एस्पेक्ट को देखते हुए कई बार वो गलत जगह पे भटक जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये है कि बच्चों को अवेयर कराना पड़ेगा कि इंटरनेट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सबसे जरूरी है। जी। उसके बाद उनको ये कहना पड़ेगा कि जब इंटरनेट पे आप जाएं, इट इज लाइक वो उसी तरह है जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, इंटरनेट पे भी आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरनेट पे इंटरैक्ट करने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप उन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं जो असली में वो नहीं है, वो है जो वो चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो एक बड़े एक बहुत ज्यादा ये खतरनाक सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए। वो एसेस नहीं कर पाते क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। तो बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। कभी वो प्रॉब्लम में फंस जाए तो बच्चों की आदत होती है उसको खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे खतरनाक ये है, उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई चीज गड़बड़ होती है जी, तो तुरंत उनको हेल्प लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से, टीचर से, पुलिस से। अगर हेल्प नहीं लेंगे तो और ज्यादा वो डीप प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हैं। जहां तक लीगल प्रोविजंस का सवाल है, लीगल प्रोविजंस हैं इस समय, काफी सख्त भी हैं बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे नीरज जी ने बताया, सिंह साहब ने बताया। तो अभी सफिशिएंट है जी। और ये टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व करती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपको लॉ को में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे उसको डील करने के लिए। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आएंगी वैसे वैसे लीगल प्रोविजंस में भी चेंजेस होंगे और इस प्रॉब्लम को से निपटारा किया जा सकता है। गुरप्रीत जी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ये पूछा है सरकार से कि फेसबुक पर नाबालिग बच्चे अकाउंट कैसे खोल रहे हैं।
पहले तो आप मुझे बताएं कि कितनी उम्र होती है जिस पे आप फेसबुक पे अकाउंट खोल सकते हैं, और जो कम उम्र के बच्चे अकाउंट खोल पा रहे हैं उनको किस तरीके की ये आज़ादी मिल रही है जो वो ये अकाउंट खोल रहे हैं और गलत गतिविधियों में फंस रहे हैं? द बेसिक इशू इज अगेन, सबसे पहले जो एज की बात है, 13 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो फेसबुक पे अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। अब अकाउंट खुलता कैसे है? जब एक बच्चा आज अकाउंट बनाने चाहता है, वो अपना जो एज है वो 13 से ऊपर दिखा देता है, चाहे बर्थ डेट सेम दिखाएगा बट ईयर जो है वो मैनिपुलेट करके उसको कम या ज्यादा कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज एज, तो उसका अकाउंट जो है फेसबुक पे खुल जाता है जी, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ शोइंग एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। आपको लगता है गुरप्रीत जी, क्योंकि मेरे जहन में ये कार्यक्रम करने से पहले यही आ रहा था कि अगर ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कौन कितनी उम्र पे फेसबुक अकाउंट खोल रहा है, क्योंकि कोई भी कितनी उम्र डाल सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो क्या एक आइडेंटिटी प्रूफ, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मांगना चाहिए व्यक्तियों से? देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर बीइंग ऑपरेटेड एंड व्हिच आर जनरेटेड ऑन ए डेली बेसिस। सो अगर आप एज एन आईएसपी सोचें, अपने आप को आईएसपी के बूट्स में रखें, तो इट वुड बी, आई वुड बी से लिटरली इम्पॉसिबल टू मैनुअली स्कैन ऑल द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर पेरेंट्स का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा रोल आता है, बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स। बिल्कुल, उनको जो है जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो बच्चों को उन्होंने एक्सेस देना है, दैट शुड बी इन अ पब्लिक प्लेस, नॉट कन्फाइंड टू द बेडरूम्स। चलिए गुरप्रीत जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, ओम है गुजरात से। ओम जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मार्केट में एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो कि अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल है जो एंटी पोर्नोग्राफी को, जिससे ये कंटेंट से बचा जाए? बिल्कुल ओम जी, इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए लीगल पॉइंट के साथ। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध की और कैसे कानून के जरिए हम इस साइबर अपराध से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। गुरप्रीत जी, ओम जी ने जो सवाल पूछा उसका क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं और कैसे हम निर्णय लें कि कौन सा हमें खरीदना है और कौन सा नहीं? देखिए, हर एंटीवायरस के अपने फीचर्स होते हैं जी, एंड देयर आर वेरियस एंटीवायरस जिसके अंदर पोर्नोग्राफिक साइट्स को ब्लॉक करने की क्षमता होती है। तो हमें जब एंटीवायरस खरीदने जाएं तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फीचर्स किस एंटीवायरस में उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट सिक्योरिटी जो है आपको इंटरनेट से बचाएगी, ईमेल सिक्योरिटी फीचर्स आपको ईमेल्स के वायरसेस से बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स को हमें पढ़ के जो है एंटीवायरस चूज करना चाहिए। Regarding more on how we can block the pornography, I think Mr. Neeraj is here and he can give technical inputs how we can block the pornography. जी नीरज जी, कैसे कर सकते हैं? जितने भी यूजर अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं थ्रू मॉडम, और हर मॉडम में आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप यूआरएल, यू कैन ब्लॉक द यूआरएल। अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं आप उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उसमें उन सारे यूआरएल्स का नाम लिख दें और वो सारे यूआरएल उसमें ब्लॉक हो जाएंगे। जी, चलिए सिमरनजीत जुड़ रहे हैं पंजाब से। सिमरनजीत जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैडम मैं सारे पैनल को नमस्कार करता हूँ अपनी तरफ से। जी सिमरनजीत जी, नमस्कार, बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम यंगस्टर्स हैं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, मैं मतलब एजुकेशन के फील्ड में ही हूँ और मेरे को भी बहुत आगे पढ़ना है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो लॉ के किस एरिया में आ सकते हैं और इस जो समस्या है साइबर अपराध की, इसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? और जी मिश्रा जी, आप युवाओं को कुछ जागरूक करना चाहेंगे कि कैसे वो साइबर अपराध से जुड़ सकते हैं और उससे बच सकते हैं, और कैसे क्या वो ऐसा करे, छोटी छोटी चीजें जिससे वो ऐसी गतिविधियों में ना पड़े? देखिए, पहली बात यह है कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल वो करें वो सोच समझ के करें जी। वो कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि आप उस पर बैठ के जहां मर्जी आए वहां आप क्लिक करना शुरू कर दें। दूसरी बात यह कि जब आप जो भी करें उसमें ध्यान रखें कि औरों को पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, कि फेसबुक पे आप किसी फ्रेंड को अपेंड कर रहे हैं, या आप कोई फ्रेंड लिस्ट में किसी को ऐड कर रहे हैं, या आप जो सबसे खतरनाक है किसी के साथ आप चैटिंग करते हैं, फिर बाद में आप डिसाइड करते हैं कि चलिए ठीक है इस व्यक्ति से हम फला जगह मिल लेते हैं। तो ये सब करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करके रखना पड़ेगा। खास बात यह है कि आप अपने आप को
मदद से आइसोलेट ना करें। अक्सर ये देखा गया है कि क्योंकि आप इंटरनेट के सामने जब आप रहते हैं, आप और इंटरनेट ही रहता है बस, तो आप ये सोचते हैं कि जो समस्या यहाँ हो रही है किसी और को पता नहीं है, तो हम उसको खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है जी। और जब ऐसा नहीं होता है तब ये समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसको तुरंत हमें बताना चाहिए। जैसे अभी किसी का फोन आया था, बता रहे थे कि वो स्टॉकिंग